हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जुलाई 2016 का द्वितीय प्रश्न पत्र का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन भी दोस्तों को मेरा चैनल नहीं मिलता है तो वे लोग सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और सभी प्लेलिस्ट देखें और अपनी स्टडी करें। ठीक है, तो ध्यान देंगे अगले प्रश्न पर, गौर करें जरा। प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, किस दृष्टि से? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले काव्य ग्रंथ है कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा कब आया? 1904 ईस्वी में। कब आया? 1904 ईस्वी में आया हुआ काव्य ग्रंथ है क्या? कश्मीर सुषमा। अब इसी तरह की एक रचना है कश्मीर कुसुम। कश्मीर कुसुम, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है वो। ठीक, तो ध्यान रखेंगे एक जैसी दिखने वाली रचनाओं को आपको अलग से नोट करना है। ठीक है, जिनके नाम नहीं मिल रहे हैं तुरंत क्या करो, गूगल कर लो और उसको नोट करो। ठीक है, ध्यान दें, इसका समय है 1904 ईस्वी। क्या? कश्मीर सुषमा का समय है 1904 ईस्वी। फिर है मैथिली शरण गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त, सही कह रही हूं। ठीक, इनकी रचना है भारत भारती। कौन सी? भारत भारती। कब आई? 1912 ईस्वी में आई और इनकी ख्याति की आधार रचना भी है भारत भारती, राष्ट्रभक्ति पर आधारित है, ध्यान रखें। ठीक, फिर है हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास, जो कि एक महाकाव्य है और जिसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, हिंदी में। इसका समय है दोस्तों 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। फिर है दोस्तों मिलन। मिलन किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य है मिलन। क्या समय है? 1918 ईस्वी। ठीक है, 1918 ईस्वी। याद रखें, मिलन, पथिक, स्वप्न, ये 3 खंड काव्य किसके हैं? ध्यान रखें, राम नरेश त्रिपाठी जी के। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे सभी काव्य ग्रंथों को। सबसे पहले कश्मीर सुषमा, इसका समय है 1904 ईस्वी। फिर है भारत भारती, इसका समय है 1912 ईस्वी। फिर है प्रिय प्रवास, इसका समय है 1914 ईस्वी। फिर है मिलन, इसका समय है 1918 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले नाटक है यहाँ शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग। 1968 ईस्वी में आया हुआ नाटक है शुतुरमुर्ग। ठीक, 1968 ईस्वी। ठीक, फिर है रस गंधर्व। रस गंधर्व, ठीक, इसका समय है 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी। ठीक है, रस गंधर्व नाटक का समय है। फिर है स्वदेश, दीपक जी का नाटक है कोर्ट मार्शल। कौन सा? कोर्ट मार्शल, जिसके पात्र हैं रामचंद्र। ठीक है, जिनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो ध्यान रखें, कोर्ट मार्शल 1991 में आया हुआ क्या है? नाटक है। स्वदेश दीपक जी का नाटक है कोर्ट मार्शल, 1991 ईस्वी। फिर है विषवंश। कौन सा? विषवंश, ये नाटक कब आया? तो 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में आया हुआ नाटक है विषवंश। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनके रचनाकार आप देख लें अपनी किताबों से। ठीक है, अभी मैं भूल रही हूँ, मैं गलत बताना नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों,
शुतुरमुर्ग जिसका समय है 1968 ईस्वी। फिर है रसगंधर्व जिसका समय है 1975 ईस्वी। फिर है कोर्ट मार्शल जिसका समय है 1991 ईस्वी। फिर है विश्ववंश जिसका समय है 1999 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान दे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें, क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं प्रेमचंद जी के उपन्यास। उपन्यास सम्राट कहा जाता है किसको? प्रेमचंद को। ठीक है, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट। ध्यान रखें, देखते हैं इनका उपन्यास रंगभूमि कब आया? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में आया रंगभूमि, और 1925 ईस्वी में ही जयशंकर प्रसाद की रचना आई थी आंसू। ठीक है, आंसू, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों प्रतिज्ञा उपन्यास। कौन सा? प्रतिज्ञा उपन्यास। 1929 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है प्रतिज्ञा, 1929 ईस्वी में। और 1929 ईस्वी में ही रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास भी आया था, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों गबन। गबन रचना कब आई प्रेमचंद की? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में आई हुई रचना है गबन। ठीक है, जिसके पात्र हैं जालपा, ध्यान रखेंगे। फिर है उपन्यास कौन सा? कर्मभूमि। कर्मभूमि कब आया? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कर्मभूमि। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। ठीक है, जिसके पात्र कौन है? अमरकांत हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सुखदा भी पात्र है किसकी? कर्मभूमि की, ध्यान रखें। ठीक, और इनका एक बहुचर्चित उपन्यास है दोस्तों प्रेमचंद का। कौन सा? गोदान उपन्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास है गोदान, जिसके पात्र हैं होरी, धुनिया, झुनिया, गोबर। ठीक है, ये सभी ध्यान रखेंगे। ठीक, एक बार फिर से सुने, प्रेमचंद जी का उपन्यास रंगभूमि 1925 ईस्वी में आया। फिर आया प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास गबन 1931 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास कर्मभूमि 1932 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है चाक। कौन सा? चाक पूछा गया है दोस्तों, ध्यान देंगे। इनका समय है 1997 ईस्वी। 1997 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है चाक, मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है। ठीक, फिर है इनका उपन्यास अलमा कबूतरी। कौन सा? अलमा कबूतरी कब आया? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अलमा कबूतरी। फिर है दोस्तों कही ईसुरी फाग। क्या? कही ईसुरी फाग कब आया? 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कही ईसुरी फाग। फिर है गुनाह बेगुनाह। ठीक है, तो ध्यान दें, 2011 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यास है। एक बार फिर से सुने, उपन्यास चाक कब आया? 1997 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास अलमा कबूतरी कब आया? 2000 ईस्वी में, यानी कि ठीक 3 साल बाद। किसके? चाक के। फिर आया कही ईसुरी फाग, ये कब आया? 2008 में, ठीक 8वें साल। ठीक है, फिर है गुनाह बेगुनाह, तो ये आया 2011 ईस्वी में। तो ज्यादा पुराने उपन्यास नहीं है, लेटेस्ट ही है एक तरह से, तो आप इन्हें ध्यान रखें, मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यासों को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी इंदुमती। ठीक है, इंदुमती। ठीक है, कब आई? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में आई इंदुमती कहानी। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है इंदुमती। ठीक है, फिर है कहानी प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? भगवान दीन की, लाला भगवान दीन की कहानी है प्लेग की चुड़ैल। कब आई? 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में। फिर आई 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय, जिसका समय है 1903 ईस्वी। 1903 ईस्वी, यानी जिस समय
भगवान दीन की कहानी प्लेग की चुड़ैल आई। उसी वर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी आई दोस्तों। 11 वर्ष का समय, वर्ष है 1903 ईस्वी, याद रखें। फिर आई राजेंद्र भाला घोष यानी बंग महिला, बंग महिला के नाम से भी जानी जाती हैं राजेंद्र भाला घोष, ठीक है, जिनकी कहानी है दुलाई वाली। कौन सी? दुलाई वाली। कब आई? तो ध्यान रखें 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में आई हुई कहानी है दुलाई वाली। और ध्यान रखें जो ये कहानी यानी प्रारंभिक कहानियों में जो 6 प्रमुख कहानियां थी उनमें से ये कहानियां हैं, ठीक है। ये कुछ कहानियां हैं, 5 कहानी है लगभग, ठीक है। तो अगर आपको कहानियों के बारे में डिटेल में समझना है दोस्तों तो आप मेरे रामबाण संकलन प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर वीडियो हैं, क्रम वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, आप उन्हें देख लें, ठीक है। आप पहले ये सभी वीडियोस देख लें, आपको इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाएंगी। जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको फोकस किन किन रचनाओं पे करना है ये आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे, गौर करना जरा एक बार फिर से। इंदुमती, इसका समय है 1900 ईस्वी। फिर है प्लेग की चुड़ैल 1903 ईस्वी। फिर आई 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी। फिर है दुलाई वाली 1907 ईस्वी, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन काल की दृष्टि से, किस दृष्टि से? जीवन काल की दृष्टि से पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, जीवन काल की दृष्टि से पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है कॉलरिज। क्या है? कॉलरिज, ठीक है। इनका समय है 1772 से 1834 ईस्वी। किसका? कॉलरिज का समय है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कॉलरिज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। समय याद रखें 1772 से 1834 ईस्वी। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको इनकी पुस्तकों से संबंधित शॉर्ट वीडियो देखने हैं तो दोस्तों आप मेरे इन शॉर्ट्स के वीडियो देख लें, ठीक। प्लेलिस्ट है महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार नाम से। तो नेट JRF के प्रश्न पत्र में जो रचनाएं रिपीट हुई हैं दोस्तों, ठीक है, वे सभी रचनाएं वहां मौजूद हैं। तो आप चाहें तो समय निकालकर 15 सेकंड की वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। आपकी माइंड में एकदम सेट हो जाएंगी चीजें, ठीक। गौर करें, अगले हैं कौन? मैथ्यू आर्नोल्ड। इनका समय क्या है? 1822 से 1888 ईस्वी। 1822 से 1888 ईस्वी किसका समय? मैथ्यू आर्नोल्ड का समय। फिर है दोस्तों क्रोचे, बेनिदेत्तो क्रोचे, ठीक है। इनका सिद्धांत था अभिव्यंजनावाद, याद रखें, ठीक है। हिंदी में अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने? अभिनव गुप्त जी ने दिया। और पाश्चात्य आलोचकों की बात करें तो कौन है? अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं कौन? क्रोचे, बेनिदेत्तो क्रोचे। ध्यान रखेंगे, अलग अलग हैं अभिव्यंजनावाद और अभिव्यक्तिवाद। ये कंपेयर करके चीजों को पढ़ने की आदत डालें दोस्तों। जितना ज्यादा कंपेयर करेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। जब किसी शॉप पर कपड़े खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? 10 तरह के कपड़े आप देखते हो, तब जा करके कंपेयर करके आप 2 या 3 सिलेक्टेड आइटम्स निकालते हो कि नहीं? फिर जा करके कहीं आप एक कोई पीस यानी कि जो कपड़ा आपको पसंद है आप उसको खरीदते हो कि नहीं? पैंट, शर्ट, सलवार, सूट, कमीज, जो भी आप पहनते हो, ठीक है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार वो चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो कब खरीदते हैं? जब आप उसकी देख कर, परख कर, जांच कर, अच्छे से तसल्ली जब आपको हो जाती है तब आप खरीदते हैं। तो कुछ इसी तरह से आपको पढ़ाई भी करनी है दोस्तों, ठीक है। आलसीपना नहीं दिखाना है कि अरे ठीक है चलो कोई करा रहा है तो हम सुन ले रहे हैं, सुनने में क्या जा रहा है, नहीं। जब तक आप सेल्फ एफर्ट्स नहीं डालेंगे दोस्तों, चीजों को आप अपने ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चीजें आपके लिए मुश्किल ही बनी रहेंगी। आप 2 दिन वीडियो ना देखें, सारी चीजें भूल जाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। आप कितनी वीडियो देख लें, आप गैप कर दो, 1 हफ्ते का गैप करो, फिर देखना बोलोगे यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है ना। याद क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सुन तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकल कब करना था? आपको अपने तरह से करना था, अपने ऊपर करना था, जो कि आपने नहीं किया। तो आप वीडियो देखें, पढ़ें, सुने, बहुत अच्छे से सुने, ठीक है। उसके बाद एक बार सेल्फ एफर्ट जरूर लगाएं दोस्तों। आपसे बड़ा और आपसे अच्छा शिक्षक इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ इस बात को, ठीक है।
जितने बेहतर ढंग से आप अपने आप को समझा सकते हैं ना, कोई कितना भी बड़ा टीचर आ जाए कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, तो अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को समय दो दोस्तों, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ध्यान दें, अगला प्रश्न है, सॉरी अगला तो हम बाद में करेंगे। अगले आलोचक हैं पाश्चात्य आलोचक I.A. रिचर्ड्स। कौन? I.A. रिचर्ड्स। 1893 से 1979 ईस्वी, 1893 से 1979 ईस्वी यानी 1979 ईस्वी। ठीक, ये समय है I.A. रिचर्ड्स का। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले है कॉलरिज। कॉलरिज का समय है 1772 से 1834 ईस्वी। फिर है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड का समय है दोस्तों 1822 से 1888 ईस्वी। फिर है क्रोचे। क्रोचे का समय है 1866 से 1952 ईस्वी। फिर है दोस्तों I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स का समय है 1893 से 1979 ईस्वी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सभी पाश्चात्य आलोचक हैं और सही अनुक्रम में हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करें, सही सुमेलित प्रश्न करेंगे दोस्तों। सबसे पहले कवि हैं और आश्रयदाता राजा हैं। तो कवि कौन है? सबसे पहले घनानंद। किसके आश्रय कवि थे घनानंद? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के कवि थे। कौन? आश्रय कवि घनानंद। ठीक है, इनकी प्रेयसी थी सुजान। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देश निकाला दे दिया था घनानंद को किसने? मोहम्मद शाह रंगीले ने। ठीक, फिर है कवि पद्माकर। रीतिकाल के अंतिम कवि हैं कवि पद्माकर। इनका ये किसके आश्रयदाता थे? आश्रय कवि थे, सॉरी, तो जगत सिंह के, राजा जगत सिंह के आश्रय कवि थे पद्माकर। फिर थे केशव दास। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं आचार्य केशव दास, जिनकी प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केशव दास। ठीक है, केशव दास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक, ये बात भी ध्यान रखें। केशव दास आश्रय कवि थे किसके? ओरछा नरेश के। किसके? ओरछा नरेश के। ठीक है, MP में जन्म होने के कारण ये किसके आश्रय कवि थे? ध्यान रखें, ओरछा नरेश के। ठीक, ओरछा के एक राजा थे उनके। फिर है कौन? कवि देव। कवि देव। ठीक है, ये ध्यान रखें, रीतिकाल के कवि हैं कवि देव, रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं। और ये आजम शाह के आश्रय कवि थे। किसके? आजम शाह के आश्रय कवि थे कवि देव। तो ध्यान दे दोस्तों, एक बार फिर से सुने। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे कौन? घनानंद। फिर थे जगत सिंह, इनके दरबार में थे कौन? पद्माकर जी। फिर है ओरछा नरेश, इनके दरबार में थे कौन? केशव दास। फिर है आजम शाह, इनके दरबार में थे कवि देव। याद रखेंगे। ठीक है, तो दरबारी कवि आए, आश्रय कवि आए, ठीक है, या आश्रय दाता पे प्रश्न आए तो आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, सही सुमेलित है, पात्र है और काव्य है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा। हम प्रश्न को उल्टी तरह से करेंगे। कैसे? रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, और पृथ्वीराज के समकालीन थे कौन? चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? उनके पुत्र कल्हण ने। कल्हण पुत्र थे किसके? चंद्रबरदाई जी के। ठीक है, तो ध्यान रखें, पृथ्वीराज रासो और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, रासो काव्य परंपरा में। ठीक, अब ध्यान दें, इसके पात्र हैं कौन? कैमास। कैमास वध नाम से एक प्रसंग भी है, बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कैमास पात्र हैं किसके? पृथ्वीराज रासो के। फिर है आलेखंड। आलेखंड रचना, जिसे हम परमाल रासो के ही एक भाग के रूप में जानते हैं, जिसके रचनाकार हैं जागनिक। ठीक है, जागनिक की रचना है आलेखंड या परमाल रासो। तो ध्यान रखें, इसके पात्र कौन है? परमाल। परमाल इसके पात्र हैं किसके? आलेखंड के। ध्यान रखें। फिर है दोस्तों कौन सा काव्य? पद्मावत। किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य ग्रंथ है पद्मावत, और 1540 में लिखा गया है, अवधी भाषा में है। नागमती वियोग खंड इसका बहुत ही चर्चित
सर्ग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, खंड है, ध्यान रखेंगे। गौर करना जरा, पद्मावत, पद्मावत में पात्र है कौन? राघव चेतन, राघव चेतन, ठीक है, पद्मावत के पात्र हैं। फिर है कीर्तिलता, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, अवहट्ट भाषा में है, विद्यापति का समय है 14वीं शताब्दी, याद रखेंगे, ठीक है। अब गौर करना, कीर्तिलता, कीर्तिलता के पात्र हैं कौन? इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह, याद रखेंगे दोस्तों इब्राहिम शाह का नाम। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले बात करते हैं हम पात्र किसकी? कैमास की। कैमास पात्र थे किसके? पृथ्वीराज रासो के। किसके? पृथ्वीराज रासो के, ठीक है, याद रखें। फिर है दोस्तों पात्र परमाल। कौन? परमाल, परमाल जी के पात्र थे कौन? आलेखंड, आलेखंड, ठीक है, सॉरी, परमाल जी पात्र थे किस रचना के? आलेखंड के, आलेखंड या परमाल रासो के, ध्यान रखें। इसके बाद है पात्र राघव चेतन, राघव चेतन, ये किसके पात्र थे? तो ध्यान रखें पद्मावत के, पद्मावत के पात्र थे राघव चेतन, ठीक है। फिर है इब्राहिम शाह, ठीक है, जॉन इब्राहिम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इब्राहिम शाह की। ये किसके पात्र थे? तो ध्यान रखें कीर्तिलता, कीर्तिलता के पात्र थे इब्राहिम शाह, याद रखें। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, सही सुमेलित है क्या? काव्य पंक्ति है और कवि है। तो सबसे पहले काव्य पंक्ति है, ध्यान दे। हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, आओ बैठे पास पास, आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें, हम हास और परिहास करें। तो किसकी पंक्ति है? ध्यान रखना, केदारनाथ अग्रवाल जी की, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें, हम हास और परिहास करें। किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल जी की, ठीक है। और ध्यान रखें प्रगतिवादी, ठीक है, कवि हैं कौन? केदारनाथ अग्रवाल, याद रखेंगे दोस्तों। फिर है पंक्ति बी, क्या है? पंक्ति बी, ध्यान देना। और वह सुरक्षित नहीं है, और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम, जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है, और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। तो ये पंक्ति किसकी है? ध्यान रखें धूमिल की, धूमिल की पंक्ति है क्या? और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। तो अभी हमने दो पंक्ति देखी। सबसे पहले देखी हे मेरी तुम, आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें। क्या करें? हास और परिहास करें, कुल मिलाकर गप्पे मारें, ठीक है। किसने कहा? केदारनाथ अग्रवाल जी ने, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी ने। फिर है और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। तो ये कहा किसने? कवि धूमिल ने, धूमिल ने, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगली पंक्तियां। अगली पंक्ति है, जरा ध्यान दें, क्या है? साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं, साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंकने, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंकने। तो किसकी पंक्ति है? त्रिलोचन शास्त्री जी की, त्रिलोचन शास्त्री जी की पंक्ति है दोस्तों। और प्रगतिवाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं त्रिलोचन शास्त्री, ठीक है। तो प्रवर्तकों के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन आपको ये ज्यादा ध्यान रखना है कि किस आलोचक ने किस युग के प्रवर्तक किसे माना है, ठीक है, क्योंकि आचार्यों में आपस में बहुत ज्यादा मतभेद हैं, ठीक है। तो किसी एक युग के कोई एक प्रवर्तक नहीं है, आचार्यों में अलग अलग बहस हुई है, ठीक है। तो आप जब भी प्रश्न करेंगे आचार्यों के नाम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। हम क्या करते हैं कि बस देखा कि प्रवर्तक और तुरंत आंसर टिक किया और आगे चल दिए, लेकिन आजकल वो जमाना बदल गया है दोस्तों प्रश्नों का, ठीक है। आजकल मतों से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि किस आचार्य ने किसको माना है या किस लेखिका ने किसको प्रवर्तक माना है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्टडी करनी है, ठीक। तो ध्यान दें, अगली पंक्ति है, क्या है? जरा गौर करें, गौर करेंगे दोस्तों। अगली पंक्ति है, क्या है पंक्ति अगली? ध्यान देना।
कर गई चाक, कर गई चाक तिमिर का सीना, कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाक यह तुम थी, जोत की फाक यह तुम थी। तो किसकी पंक्ति है? ध्यान रखना, नागा अर्जुन की पंक्ति है। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था, ध्यान रखेंगे, नागा अर्जुन। ठीक है, इनकी पंक्ति है क्या? कर गई चाक तिमिर का सीना, तिमिर यानी अंधेरा, अंधकार। ठीक है, कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाक यह तुम थी, यह तुम थी। तो ये किसकी पंक्ति है? नागा अर्जुन की पंक्ति है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि है नागा अर्जुन। इनकी सभी कविताएं, सभी उपन्यास दोस्तों अच्छे से देख लें। ठीक है, रचना जरूर पूछी जाती है। ठीक, युग धारा इनकी एक रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक कविता अकाल और उसके बाद, ठीक है, बलचनामा इनका उपन्यास है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, रतिनाथ की चाची बलचनामा इनके उपन्यास हैं। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुने। अभी हमने दो पंक्तियां देखी, कौन कौन सी, जरा गौर करें। सबसे पहले देखी पंक्ति इधर साम्यवाद, तीनों ही पंक्ति कर लेते हैं चलो। ठीक, तो सबसे पहले पंक्ति इधर, एक पंक्ति अभी छोड़ दी है ऊपर, ध्यान देना जरा। पंक्ति बी क्या थी? वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है, धूमिल की पंक्ति है। फिर है पंक्ति साम्यवाद के पथ में, साम्यवाद के पथ में, गौर करें दोस्तों, साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेखने, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेखने। किसकी पंक्ति है? त्रिलोचन शास्त्री जी की, त्रिलोचन शास्त्री की पंक्ति है। साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं, लीड क्या होती है? घोड़े की लीद। ठीक है, कहते हैं घोड़ा जिस घर के आगे लीड करता है ना, बहुत शुभ माना जाता है। शादी ब्याह में जो घोड़ा आता है, घोड़ी आती है, घोड़ा नहीं आता, घोड़ी आती है। ठीक, तो जो लीड करती है वो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, अब ये मत करना कि घोड़े लाकर आप अपने घर के आगे लीड करवाने बैठ जाएं। ठीक, तो खैर यहाँ पे आप मजाक के तौर पर है, स्किप करना जरा इस बात को। ठीक, ध्यान दें, साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेखने। ये पंक्ति है त्रिलोचन शास्त्री जी की। फिर है पंक्ति, जरा ध्यान दें, कर गई चाक, कर गई चाक। ठीक है, यहाँ से मुझे एक गाना याद आ रहा है पर मैं अभी बात नहीं करूंगी उसकी। ठीक, कर गई चाक तिमिर का सीना, तिमिर का सीना, जोत की फाक, जोत की फाक यह तुम थी, यह तुम थी। तो यह पंक्ति किसकी है? नागा अर्जुन की पंक्ति है दोस्तों, नागा अर्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित है क्या? काव्य पंक्ति है और कवि हैं। तो सबसे पहले काव्य पंक्ति है, जीवन तेरा शुद्र अंश है, जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संधिसा, सौदामिनी संधिसा यानी उपमा अलंकार है, संधिसा सा आता है ना जहां पर, उपमा अलंकार। ठीक है, सौदामिनी संधिसा सुंदर क्षण भर, सौदामिनी संधिसा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में, रहा उजाला में। तो ये किसकी पंक्ति है? ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है दोस्तों। जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, व्यक्त घनमील सॉरी मैं ही भूल गई लाइन पढ़ते पढ़ते, एक बार फिर से सुने। जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर श्याम क्षण भर, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो ये पंक्ति किसकी है? ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। देखते हैं अगली काव्य पंक्ति क्या है। जो सोए स्वप्नों के तम में, जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात। किसकी पंक्ति है? ध्यान दें, सुमित्रानंदन पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात। ठीक है, तो ध्यान रखें, सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। ठीक, एक बार फिर से सुन लें। पंक्ति ए, जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। फिर है जो सोए स्वप्नों के तम में, जो सोए
स्वप्नों के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात। क्या कह रहे हैं, देखो कितनी गहरी बात है यहाँ पर। कह रहे हैं जो सोए हुए हैं स्वप्नों के तम में, स्वप्न कौन से, सपने, तम मीन्स अंधेरा, ठीक है, स्वप्नों के तम में, यानी कितना गहरा अर्थ है इस पंक्ति का, ध्यान दें और समझें। आप अपने आप को रख के देखें, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। स्वप्नों के तम में यानी कि जो एक तरीके से हमारे जीवन में हम असफल नहीं है तो एक तरीके से अंधकार ही है, ठीक है, लेकिन सपने हैं, उस अंधकार में भी सपने हैं दोस्तों, ठीक है। और सपने जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन क्या होंगे, हम जाग जाएंगे, यानी रोशनी हो जाएगी, ठीक है, हमारे जीवन में। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ इस तरह का अर्थ मैं लगा पा रही हूँ पंक्तियों का, आप याद रखें। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है, ठीक, सुमित्रानंदन पंत, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, क्या है, प्रश्न नहीं है, पंक्ति है। अच्छा, मैंने अभी जो पंक्ति पढ़ी वो अधूरी थी, ठीक है, पूरी पढ़ लेते हैं, ध्यान दें। जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निषिद्ध, जो देख चुके जीवन निशित वे देखेंगे जीवन प्रभात। ये पंक्ति दोस्तों आपके लिए है, समझ लो, आप सभी के लिए पंक्ति लिखी है, किसने, सुमित्रानंदन पंत जी ने, ठीक है, बहुत ही शानदार पंक्ति है, जरा एक बार फिर से सुने। जो सोए सपनों के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशित, जो देख चुके जीवन निशित वे देखेंगे जीवन प्रभात, वे देखेंगे जीवन प्रभात। दोस्तों किसकी पंक्ति है, ध्यान रखें, सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। ध्यान दें अगली पंक्ति पर, गौर करना जरा। बांधो ना नाव, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यानी एक नाव है, उसको गांव के किसी किनारे पे बांध रहा है, कोई नाविक बांध रहा है मान लो, ठीक है, तो कोई व्यक्ति हैं उनसे कह रहे हैं कि इस नाव को यहाँ पर मत बांधो, सारा गांव देखेगा तो वह इस नाव के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये किसकी पंक्ति है, ध्यान रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, ध्यान रखें। अगली पंक्ति है, जरा ध्यान देना दोस्तों, क्या है, पंथ होने दो अपरिचित, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। किसकी पंक्ति है, तो ध्यान रखना, महादेवी वर्मा जी की, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है दोस्तों। क्या, ध्यान दें, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ठीक है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमने ये पंक्तियां देखी, किस किस की, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा। ये चारों की चारों कौन है, ये छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले कवि एवं कवित्री हैं, ठीक है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद जी, पंत जी, निराला और महादेवी वर्मा। याद रखेंगे, इनकी सभी रचनाओं को अच्छे से कर लेना दोस्तों, ठीक है।